इन्फेक्शन कंट्रोल और इन्फेक्शन टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास दैट इज इन्फेक्शियस एजेंट्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो बैक्टीरिया हैं, चाहे वो वायरसेस हैं, कुछ भी जिसमें पोटेंशियल हो कॉज करने का इलनेस को, सिंपल इन्फेक्शियस एजेंट्स। कॉलोनाइजेशन, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो किसी भी चीज के ऊपर, चाहे वो इंसान है, कुछ भी, एनीथिंग, बट नॉट करंटली कॉजिंग एनी हार्म, वो बस बैठ के शांति से खा पी रहे, इंजॉय कर रहे, दैट पर्सन इज सेड टू बी कॉलोनाइज्ड विद दोस ऑर्गेनिजम्स, दैट इज ओनली कॉलोनाइजेशन। जो कि माइक्रोबायोलॉजी वाले लैब में जो काम करते हैं वो लोग यही काम करते हैं, कॉलोनीज बनाना बैक्टीरियाज की। सो हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, HCAI, कोई इस प्रकार का इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल से मिलता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है वो, हेल्थ केयर इंटरवेंशंस देते दौरान पेशेंट को हुआ। क्रॉस इन्फेक्शन, एक जगह से दूसरी जगह में हुआ, पेशेंट से बेड पे, बेड से फाइल पे, फाइल से डॉक्टर को, डॉक्टर से रिलेटिव को, रिलेटिव से नर्स से, नर्स से, क्रॉस इन्फेक्शन। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, बट फैल रहा है, क्रॉस इन्फेक्शन हो रहा है। नाउ स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, व्हाट इज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन? ऐसे प्रिकॉशन जो हर एक स्टाफ को, हर एक एम्प्लॉय को जो कि उस अस्पताल में काम कर रहा है उसका हक है, वो उसका राइट है, वो प्रिकॉशंस जो पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं बनाए गए, सबके लिए, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। ग्लव लगाना, मास्क लगाना, ये स्वीपर का भी काम है, उसको भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि जो नर्सिंग स्टाफ है या फिर जो डॉक्टर है उसी को ही लगाना है, स्वीपर को भी लगाना है। So the minimum infection prevention practices that apply all the patient care regardless to suspected or confirmed infection status of the patient in any setting where healthcare is delivered. कोई भी इंसान हो सकता है। Standard precaution, इन standard precaution का way of management भी अलग है। It's not like transmission। अगला आता है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। ये वो प्रिकॉशंस हैं जो कि ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए रखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एपिडेमियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पैथोजेंस, मीजल्स, मम्स, रूबेला एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बैरियर नर्सिंग, ऐसी नर्सिंग जिसमें मरीज को इन्फेक्शन है। सो द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग सेम। रिवर्स बैरियर नर्सिंग भी क्या होती है? द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग की प्रैक्टिस है जिसमें पेशेंट जो है कैरी कर रहे हैं इन्फेक्शन एजेंट को, बट यहाँ पर वो इंडिविजुअल हु इज रिगार्डेड एज बीइंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल, उसको हो सकता है, दैट इज रिवर्स बैरियर नर्सिंग। और बैरियर नर्सिंग जिसमें इंसान को ऑलरेडी इन्फेक्शन है, दैट मे बी रिस्क फॉर अदर इन सच वे टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज बैरियर। आप रुकावट लगा रहे हो क्योंकि ये जो इंसान आपके सामने है इसके अंदर इन्फेक्शन है, ये दूसरे को कर सकता है। जबकि रिवर्स बैरियर नर्सिंग में क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग एन इंडिविजुअल हु इज रिगार्डेड एज बीइंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल, हो सकता है, सच एज मिनिमाइज द ट्रांसमिशन टू पोटेंशियल पैथोजन टू दैट पर्सन, ताकि उस तक ना पहुंच पाए वो। तो ये थे हमारी बेसिक से टर्मिनोलॉजी जो हर किसी को मालूम होती है। फैक्टर्स जो इंक्रीज करते हैं किसी भी इंसान को इन्फेक्शन हो सकती है, चाहे वो स्किन इंटीग्रिटी टूट रही है, मोबिलिटी कम है उसकी, उम्र ज्यादा है या बहुत कम है, माल न्यूट्रिशन है, अल्कोहलिज्म वाला पेशेंट है, डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा वे होता है जिसमें से प्लेटलेट्स मूव करते हैं, WBCs मूव करते हैं। तो अगर किसी में खून की कमी है तो उस इंसान को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल पोस्टमार्टम हैमरेज लेडीज, इम्यूनो कंप्रेसिव थेरेपीज, जिन लोगों को इम्यूनिटी लो करने वाले थेरेपीज चल रहे, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसीजेज, ऑटो इम्यून डिसीजेज, जिनमें इंसान को इम्यूनिटी लो की जाती है। तो इस प्रकार की थेरेपीज जिसमें किसी इंसान का इम्यूनिटी लो किया जाता है, वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस पे हैं। प्रेगनेंसी, प्रीमेच्योर इन्फेंट्स, क्रोनिक अंडरलाइन इलनेस, सप्रेशन ऑफ WBC, सेम थिंग मैं बताया। WBC का कंसेप्ट, पूरा का पूरा कंसेप्ट इम्यून सिस्टम के ऊपर है, और जिसको WBC के बारे में बेसिक से पता है कि क्या होता क्या है ये, उसका इम्यून का कंसेप्ट क्लियर होगा। जिसको नहीं पता है, जिसने बस MCQs किए, उनको उतनी क्लैरिटी नहीं होगी। और NCLEX में बेसिक्स आते हैं, ना कि डायरेक्ट पॉइंट्स। एंडवेलिंग ट्यूब लाइक यूरिनरी कैथेटर्स, IV लाइन, लेवल ऑफ स्ट्रेस, कोपिंग स्ट्रेटजीज, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे किसी भी इंसान को इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर कोई भी इन पैरामीटर्स में आता है, दे आर प्रोन टू गेट इन्फेक्शन।
चेन क्या है? कुछ भी नहीं, इन्फेक्शन एजेंट होगा, वो जाके कहीं पे बैठ जाएगा रिजर्वायर के अंदर कहीं पे भी, एंड देन जब वो अपनी ग्रोथ अच्छे से कर लेगा तो वहाँ से निकल लेगा, फिर वो ढूंढेगा कि मैं कैसे किसी दूसरे होस्ट के पास जाऊँ, फिर वो पोर्टल ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद पोर्टल ऑफ एंट्री ढूंढता है, और फिर जो ससेप्टेबल होस्ट होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है। गाइडलाइंस क्या है? देयर आर लॉट ऑफ गाइडलाइंस, बट मैं यहाँ पे एनक्लेक्स ओरिएंटेड डिस्कस करने वाली 2 गाइडलाइन जिनके ऊपर क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन एंड ट्रांसमिशन बेस्ड। गाइस अगर मैं आपको बताऊँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो गाइस ऑस्की का जो एग्जाम रहता है ना, वो सारा का सारा इसके ऊपर बेस्ड होता है। हमको यूरिनालिसिस करनी होती है पेशेंट की, वूंड ड्रेसिंग करनी होती है, तो ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन ही वो सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो भाई इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया में भी अलग से डिपार्टमेंट होता है हमारा NIC का, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज का, है ना। तो उसी प्रकार से स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो होते हैं वो अलग होते हैं और ट्रांसमिशन प्रिकॉशंस अलग होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की। सो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अंदर फॉर एवरी क्लाइंट एट ऑल टाइम, ओके, इट इंक्लूड्स व्हाट? हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ग्लव, मास्क, आईवियर डालना सबका अधिकार है, सबको डालना चाहिए बेस लाइन प्रिवेंशन के लिए। इट्स नॉट ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन में भी यूज करते हैं, बट हम स्टैंडर्ड में इनको तो इंक्लूड करते ही हैं। रेस्पिरेटरी हाइजीन, कफ एटिकेट्स, कफ हमेशा एल्बोस के बीच में। शार्प सेफ्टी, इंजीनियरिंग एंड वर्क प्रैक्टिस कंट्रोल होना चाहिए। सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, कभी भी इंजेक्शन को रिकैप नहीं करते हैं। स्टाइल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस, ऑलवेज क्लीन द trolleys, everything, instruments with soap and water, and it should be clean like within last 24 hours, तभी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो स्टाइल इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट इन्वायरमेंट सरफेस, जैसे ट्रॉली हो गया, बेसिन्स हो गए, ये सब चीज़ें। और स्टाइल इंस्ट्रूमेंट कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो ड्रेसिंग सेट हो गया वो स्टाइल होता है, सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो सबसे पहले क्या आता है? हैंड हाइजीन। तो सबको आई थिंक स्टेप्स तो पता ही होंगे हैंड हाइजीन के, बट करना कब कब होता है वो भी सबको पता ही होगा। व्हेन हैंड्स आर विजिबली सॉइल्ड, जब भी हाथ हमारे विजिबली सॉइल्ड है तब हम हैंड हाइजीन परफॉर्म करते हैं। आफ्टर बियर हैंड टचिंग ऑफ द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, हम हैंड हाइजीन करते हैं। बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटिंग दिस पेशेंट, तो हम क्या बोलते हैं? बिफोर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर अ प्रोसीजर, आफ्टर प्रोसीजर और बॉडी फ्लूइड एक्सपोजिंग, आफ्टर टचिंग अ पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग अ पेशेंट सराउंडिंग, ये सारे हमारे हैंड हाइजीन करने के स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं? राइट हैंड टू, पहले हम हैंड टू हैंड, देन राइट हैंड ओवर लेफ्ट आर्म, इंटरलेसिंग, इंटरलॉकिंग, रोटेशन ऑफ थंब, फिंगर टिप्स एंड देन होल हैंड, राइट टिल हियर। तो रिस्ट, तो ये सब स्टेप्स होते हैं। हैंड हाइजीन के लिए क्या करना है? तब सोप और वाटर तब इस्तेमाल करना है जब विजिबल सॉइल्ड है। तो इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। हैंड हाइजीन भी 2 प्रकार की, सर्जिकल और हमारी नॉर्मल स्ट्राइक सेप्टिक। तो जब अगर हम सर्जिकल बोल रहे हैं, इसका मतलब साबुन पानी से हमें हाथ धोना है, विजिबली सॉइल्ड होना जरूरी है, इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब कीजिए, सेम। ओके, यूज सोप एंड वाटर ओनली व्हेन, कब? तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। यस, यूज सोप एंड वाटर आपको तब इस्तेमाल करना है जब हैंड्स आर विजिबली सॉइल्ड विद ब्लड और विद समथिंग, विद बॉडी फ्लूइड्स, तब आपको सोप और वाटर से हैंड हाइजीन करनी है। बिफोर ईटिंग और टचिंग फूड आपको करनी होती है सोप एंड वाटर से। आफ्टर यूज बाथरूम, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरियल इलनेसेस। ओके, डायरियल इलनेसेस अगर किसी को भी है या फिर किसी को रिस्क पे है या उसे ऐसा महसूस हो रहा है तो हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बैक्टीरिया मुंह में जाके प्रॉब्लम कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो हमारा स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का ही पार्ट है, दैट इज बेसिकली PPE। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कब से क्या किया जाए और कब से क्या नहीं किया जाए। So serves as a barrier to protect the skin, mucosa, airway, clothing from body fluids. Use appropriate PPE whenever required. For example, gloves, gown, mask, goggles, eyewear, shields. Okay? So gloves में touching blood, body fluids, glove इस्तेमाल कीजिए। आपको मैंने बताया था एमनोटिक फ्लूइड, जब पेशेंट हम टच कर रहे हैं तो कारण ग्लव्स का डालने का क्या है? दैट एमनोटिक फ्लूइड, बिकॉज वो एमनोटिक फ्लूइड के अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ या कुछ भी वायरस की ग्रोथ हो सकती है। सो टचिंग ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, क्या मैंने ये ग्लव्स बच्चे की स्किन के लिए डाले हैं? नहीं। सिक्रीशंस, म्यूकस, नॉन इंटैक्ट स्किन, कंटामिनेटेड आइटम्स के लिए हम ग्लव्स डालते हैं टू प्रिवेंट दीज थिंग्स, नॉट बिकॉज ऑफ समबडी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डाल रहे हैं, लेकिन किस चीज से? मेन चीज है वो चीजें, बैक्टीरियाज, वायरसेस, ये सब।
गाउन, इसे हम स्प्लैश को प्रिवेंट करने के लिए यानी अपनी खुद की स्किन और अपने कपड़े बचाने के लिए गाउन डालते हैं, इसके अलावा उसका कोई और पर्पस नहीं है। कब? ड्यूरिंग प्रोसीजर, जैसे कि स्प्लैश हो सकता है, स्प्रे हो सकता है, बॉडी फ्लूइड्स के द्वारा, सिक्रीशन एक्सक्रीशन के द्वारा। तो प्रोटेक्ट करना अपनी चमड़ी को और प्रोटेक्ट करना अपने कपड़ों को, इसलिए गाउन डाला जाता है। मास्क, गॉगल, आई, फेस शील्ड, सेम बॉडी फ्लूइड से स्प्लैश और स्प्रे को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये चीजें डालते हैं। सो अब डाउनिंग और डॉफिंग में क्या किया जाता है? सबसे लास्ट में ग्लविंग करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे आखिरी में ग्लविंग करनी है। आई स्टिल रिमेंबर हमने कभी डाउनिंग डॉफिंग कोविड से पहले तो करी नहीं थी उतनी कुछ खास, आईसीयू में बस गाउन डाल लिया एंड दैट्स ऑल, देन आफ्टर गाउन डालने का ग्लव्स डाल लिए, इतना ही करते थे हम लोग। और मास्क तो होता ही है, एंटर करने से पहले मास्क लगा लेते हम लोग, देन आफ्टर गाउन और देन आफ्टर ग्लव्स। लेकिन जब हमने कोविड में शिफ्ट ड्यूटीज किए तो ऐसा एक स्टेप होते थे, स्टेप बाय आगे बढ़ो, चलो आगे चलो। तो ऐसा बहुत सारा स्टाफ की ड्यूटी लगती थी कि पहले वो आएंगे, आई शील्ड लगा लिया, ये लगा लिया, फिर गाउन डाल लो, फिर आई शील्ड लगा लो, फिर मास्क, ऐसे करके फिर लास्ट में ग्लव्स अंदर जाके, और उतार के वक्त सबसे पहले ग्लव्स निकालो, फिर इसको खींचो, फिर मास्क, फिर आई, इस तरीके से। तो सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा सा हो जाता है। सबसे पहले हैंड वॉश करो। हैंड वॉश क्या, हमें तो लाइक नहाने के लिए बोला जाता था, बहुत सारे कैबिनेट से बना रखे थे वहां पर, पता नहीं कितने कैबिनेट से, और इतना अच्छा लगता था लाइक पहले नहाओ बाद में नहाओ, सोप साबुन मिलता था, हैंड वॉश, ये सारा कुछ पूरा कुछ मिलता था हर एक इंसान को। और वो गाउन मिलते थे अलग अलग कलर के, क्योंकि इतने गाउन कहाँ से लेकर आएंगे ट्रॉमा सेंटर वाले। सो पहले हैंड वॉश किया, फिर गाउन डाला, गाउन डाल के चलो आगे, मास्क लगाओ, प्रोटेक्टिव आईवेयर। ये जो आईवेयर वाला था ना, ये लास्ट में आती थी, क्योंकि मास्क लगाने के बाद उसके ऊपर उसको फिक्स करना होता था, वरना शील्ड लगाओ फिर मास्क लगाओ तो वो जगह रह जाती थी। तो आई शील्ड वाली सबसे लास्ट में, और हम लोग सबसे पहले आई शील्ड ढूंढते थे कि सबसे अच्छी कौन सी, क्योंकि किसी के क्या टूटा है, किसी का क्या टूटा, और उसी को डाल के तुमको अंदर जाना है। किसी मैनेजमेंट को तुम नहीं बोल सकते, किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते, इतना ज्यादा गंदा एटमोस्फेयर था उस टाइम पे। सो आई शील्ड लास्ट में, मास्क अच्छे से फिक्स कर लिया, और वो भी टेप लगानी, यहाँ पे टेप लगाना, यहाँ पे टेप लगाना। हम मना करें ना नहीं टेप लगा रहे, तो इधर भी लाइक लगाना पड़ेगा, वरना तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। क्योंकि ये जो लास्ट वाले थे ना आई वाले, ये हमें लगाना ही नहीं, आई का कवर ही नहीं देना उन्होंने, वरना लगाने की मदद ही नहीं करनी। सो गाइस, हैंड वॉश किया, गाउन डाल लिया, मूव ऑन किया, मास्क लगाया, आई शील्ड लगाया, कैप इज ऑल्सो देयर, कैप और मास्क साथ में लगा के फिर आई शील्ड लगेगी, एंड देन आफ्टर अपना मूव ऑन एंड ग्लव्स लगाओ। उतारने की बारी आ रही है, सबसे पहले ग्लव्स, वरना आपने आई शील्ड भी गंदी कर दी, आपने सब कुछ ही गंदा कर दिया। तो सबसे पहले उन गंदे ग्लव्स को निकालो जो आप वहां से निकल के आए हो। ग्लव्स निकालने के बाद कुछ लोग हैंड हाइजीन करते थे, हैंड हाइजीन भी करनी चाहिए, बोला जाता है प्रोटोकॉल में है कि ग्लव्स उतारने के बाद भाई हैंड हाइजीन, क्योंकि क्या पता उसमें कोई होल हो, क्या पता उसमें कोई छेद हो जिससे आपके हाथ गंदे हो जाए। सो हैंड हाइजीन, देन प्रोटेक्टिव आई वेयर। सो गाइस मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी। देन मास्क, देन गाउन एंड देन हैंड वॉश। ओके, सो ग्लव्स लगा लिए, प्रोटेक्टिव आई वेयर्स एंड देन मास्क निकाला, फिर लास्ट में गाउन निकाला, क्योंकि सांस आएगी तभी तो बेचारा कुछ कर पाएगा, राइट। एंड देन आफ्टर हैंड वॉश, नॉट हैंड हाइजीन, हैंड वॉश, एंड देन आफ्टर लीव द एरिया। अब क्या पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने चाहिए जब हम स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस मेंटेन कर रहे हैं? कुछ खास पॉइंट्स नहीं है, जो हमारे ट्रांजिशन और जो ट्रांसमिशन वाले प्रिकॉशन, उनमें हम ज्यादा ध्यान रखते हैं। इसमें तो क्या ही है, डिस्कार्ड कर दो कंटेमिनेटेड एरियाज को जो भी है, रिमूव द पीपी बिफोर लीविंग द वर्क एरिया एंड रिमूव द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स इन मैनर दैट विल प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड परफॉर्म हैंड हाइजीन एंड रिमूव ग्लव्स। ओके, देखो मैंने बोला ना हैंड हाइजीन इमीडिएटली आफ्टर, तो जैसे ग्लव्स निकाले आप इमीडिएटली हैंड हाइजीन कर सकते हो, प्रोटोकॉल में तो वही लिखा हुआ है। डिसइंफेक्ट एंड स्टरलाइज द रीयूजेबल आइटम्स, डिस्पोज टू यूज। किसी का मैसेज तो नहीं आया ग्रुप में ऐड करने के लिए? आज तो कोई आईडी नहीं हुआ है, दैट्स नाइस। ओके, एंड देन डू नॉट ब्रेक और बो और डायरेक्टली बो मतलब नीचे नहीं लटकाना ऐसे, डायरेक्टली मैनिपुलेट यूज नीडल्स, नेवर रीकैप यूज नीडल्स, नेवर एवर, वेरी इंपॉर्टेंट। यूज वेंटिलेटर डिवाइसेस, वेंटिलेशन डिवाइसेस इंस्टेड ऑफ माउथ टू माउथ रिसस्किटेशन, क्योंकि उससे आपको पता नहीं क्या बीमारी लग जाएगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसमिशन। और गाइस इकलौती बात जो मैं आपको याद रखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ आप कभी भी नहीं भूलो, वो है इसका वजन। ओके, तो जो ड्रॉपलेट लेस देन 5 mm के होते हैं वो काफी लंबा डिस्टेंस कैरी करते हैं, लेकिन जो 5 mm से ज्यादा भारी वजन के होते हैं वो नीचे ड्रॉपलेट बोल देते हैं हम उन्हें। ऐड मी, चलो जी नाम लिया और स्टूडेंट्स आ गए हैं हमारे ऐड करने के लिए।
ओके, सो आई कैन नॉट सी एनीबॉडी। ऑलराइट, सो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, एयरबॉर्न ट्रांसमिशंस में क्या आएगा? टीनी पार्टिकल्स, एरिसोल क्रिएटेड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि एरिसोल्स जो जन्म लेते हैं और कफिंग द्वारा, स्नीजिंग द्वारा, ब्रीदिंग द्वारा। इन्फेक्शियस एजेंट रिमेन इन्फेक्टिव ओवर टाइम एंड डिस्टेंस। गाइस, जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो इन्फेक्टिव रहते हैं कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए। एंड रिसेप्टर कैन इनहेल द पार्टिकल्स एंड गेट इन्फेक्टेड। ओके, डिसीजेस मीजल्स, वेरिसिला, ट्यूबरक्लोसिस, हर्ब जूस्टर। मैं रियली चाहती हूँ आप इसे याद कर लो। मैं दोबारा बोल रही हूँ, मीजल्स, वेरिसिला, ट्यूबरक्लोसिस, हर्ब जूस्टर। मैंने एयरबोर्न की बात की है। अगर इनको याद नहीं करना है तो जो बच गए ना ड्रॉपलेट, उनको याद कर लेना, लेकिन ये ज्यादा आसान है। मीजल्स, वेरिसिला, ट्यूबरक्लोसिस, हर्ब्स जूस्टर। हर्ब्स के बारे में भी मैं बता चुकी हूँ, काफी अच्छी क्लैरिटी दी थी मैंने। सो मीजल्स, वेरिसिला, ट्यूबरक्लोसिस, हर्ब्स जूस्टर। इनमें से जो ड्रॉपलेट पार्टिकल हैं ये एयरबोर्न ही अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। अगर इनका वजन 5 म्यू से कम है तो ये अपने आप को एयरबोर्न नहीं बोलते हैं, क्योंकि लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर इनका वजन 5 और 10 म्यू से बढ़ जाता है तो ये नीचे गिर जाते हैं, विच इज ड्रॉपलेट। Okay, so just remember, respiratory droplets and airborne transmission both are different on the with respect to weight of the particle, with respect to weight of the particle. Transmission based precautions में क्या क्या है? Very very important. इसे आपने याद करना है। My 95 chicken has a TB. My 95 chickens has a TB. So M से measles, ऊपर भी measles था, यहाँ पे भी measles था। N95 लगाओगे, chicken pox, हर्ब्स जूस्टर, एयरबोनी एंड टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। N95 मास्क और हेपा, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर रेस्पिरेटर, हेपा मास्क। ये प्रिकॉशन लेना है। एयरबॉर्नी में नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए कमरे का, जो कि एटलीस्ट 6 से 12 एयर एक्सचेंज पर आवर होना चाहिए है। एंड दरवाजा बंद करो ताकि तुम और अच्छा नेगेटिव प्रेशर बना सको। कन्फाइन क्लाइंट टू द रूम, उसको इधर उधर घूमने के लिए मना करना है। ट्रांसपोर्ट तभी जब जरूरी है, और अब जब करोगे तो भाई सर्जिकल मास्क लगाना है। और सर्जिकल, एग्जैक्टली। सो गाइस, जब भी आप क्लाइंट को मास्क दोगे तो सर्जिकल दोगे, ओके। एंड इफ यू आर, आपको तो N95 ही लगाना है, ओके। People susceptible to varicella, rubella should not enter the room. Okay, it will make them more infectious. If splashing or spraying is possibility, wear full face, eyes, nose, mouth protections. All right. Now, transmission based precautions. तो यहाँ पे हमारा transmission based precaution का airborne ही done. ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन का ड्रॉपलेट की बात करते हैं अब। और मैं यहाँ पे आपको मम्स को याद करना चाह रही हूँ, क्योंकि लोग मीजल और मम्स से बड़ा कंफ्यूज होते हैं, और क्वेश्चन में साफ साफ मम्स आता है गाइस, साफ साफ लगता है मम्स तो यहाँ होते हैं, उनका क्या लेना देना होगा ड्रॉपलेट्स? नहीं गाइस, मम्स बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। दे आर लाइक ड्रॉपलेट ट्रांसमिशंस। ओके, वी विल डिस्कस दैट थिंग टुमारो। हम कम्युनिटी पढ़ेंगे कल, जिसमें मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा डाटा बता सकूं। वैसे मुझे पूरा ही बताना है। एंड मे बी कल का लेक्चर बहुत लंबा जाए, तो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि कल हम कम्युनिटी के टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, सो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में क्या क्या होगा? लार्जर ड्रॉपलेट पार्टिकल्स क्रिएटेड ड्यूरिंग टॉकिंग एंड कफिंग एंड स्नीजिंग, ट्रेवल नॉट मोर देन 3 to 6 feet, क्योंकि गिर जाएंगे नीचे। Droplet remain suspended in the air for limited time periods. Infectious agent can get into host through nose, mouth and ear. तो droplet पूरा मुंह। Disease Spiderman, तो आंखें बंद कीजिए। ऐसे है हमारा स्कारलेट फीवर, सेप्सिस, स्टेप्टोकोकल, फेंजाइटिस, पी निमोनिया, ओके, प्लेग, पर्ट्यूसिस, इनके बारे में जिक्र कल किया जाएगा डीपली तरीके से। पैरोवायरस, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया,
इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, एपिग्लॉटिस, लोटाइटिस, रूबीला, मेनिंजाइटिस, मम्स, माइकोप्लाज्म, एडिनोवायरस। दीक्षा, हम लोग इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं, इन्फेक्शन प्रिकॉशंस। ओके, हमने अभी डिस्कस किए हैं एयरबोर्नी, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ड्रॉपलेट ट्रांसमिशंस। ओके, दोनों ट्रांसमिशन के पार्ट्स हैं। यस यस, हाँ बिल्कुल आता है। ओके, सो वी हैव एयरबोर्नी ट्रांसमिशन, वी हैव ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, और एक क्या होता है स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के बारे में हमने क्या बोला, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, और ट्रांसमिशन प्रिकॉशंस क्या बोल रहे हैं, जो कि स्पेसिफिक होंगे, एयरबोर्नी के लिए स्पेसिफिक, ड्रॉपलेट के लिए स्पेसिफिक। तो अभी क्या हम पढ़ रहे हैं, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। ओके, तो ड्रॉपलेट में कुछ पॉइंट्स आ गए, और क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या, क्योंकि पेपर में आएगा, साफ साफ आएगा। मम्स का तो मैंने पढ़ रखा हुआ है, मुझे अभी भी याद है। स्पाइडरमैन। नेहा राणा, कैन यू प्लीज टेल मी, कोई क्वेश्चन लटका था इसमें से? एयरबोर्न ड्रॉपलेट, ओके ओके, दैट्स फाइन। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको तो लगी रहा होगा ना, इट्स या मैनेजमेंट टाइप क्वेश्चंस, यस डाल सकते हैं हम लोग। सो गाइस लेट मी टेल यू, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, स्कारलेट फीवर, सेप्सिस, ये जो लाइन बोली ना मैं डाल सकते हैं, ये पूरी पूरी मौसबी की उठाई हुई लाइन है, मौसबी में पड़ेगा सेम 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 लाइन। अच्छा सेम, आपको मौसबी और एनफ्लेक्स अलग अलग लग रहे हैं? मौसबी एनफ्लेक्स पास करने के लिए तो बुक है ना, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। मौसबी एनफ्लेक्स, एनफ्लेक्स बोले तो पेपर की बात कर रहे हैं, और हम उस एग्जाम को कंपेयर कर रहे हैं मौसबी के साथ, कि एनफ्लेक्स के पेपर के अंदर जो डाटा कई बार उठ के आता है वो डायरेक्ट मौसबी की लाइन उठ के आती है डायरेक्ट, और एनफ्लेक्स आर की बुक में भी। सॉन्डर्स में सेम है, देयर इज नॉट, आपको लगता है कुछ अलग होगा? कुछ भी अलग नहीं होता गाइस, सब सेम है। कोई भी उठा लो एक जो आपको कंफर्टेबल लगती है। वैसे मौसबी थोड़ी डिफिकल्ट है, सॉन्डर्स थोड़ी बेटर है। इन दोनों का मिक्सचर भी है हमारे पास, जो कि एनफ्लेक्स आर करके बुक आती है, वो इन दोनों के मिक्सचर से बनी हुई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक बेसिक, मैं बेसिक्स मौसबी में बार बार क्यों बोलती रहती हूँ, मेरा बोलने का मतलब किताब, यू नो लाइक बुक में ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड दी हुई लाइंस कि एक ही हॉस्पिटल में दोनों एक ही बेड पे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, मतलब रूम में। ओके, सो रूबीला, मेनिंजाइटिस, मम्स, माइकोप्लाज्म, निमोनिया, एडिनोवायरस, तो ये कुछ एग्जांपल्स आ गए। लेट्स मूव ऑन गाइस फास्टली। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस, किसके? ड्रॉपलेट के। प्राइवेट रूम रखने हैं पेशेंट को, ताकि किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में जो बेचारा नॉर्मल है उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। क्लाइंट इन्फेक्टेड विद द सेम ऑर्गेनिज्म मे बी शेयर अ रूम, मे शेयर, तो अगर कोई आपको लग रहा है निमोनिया है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो दूसरा भी तो सेम रूम शेयर कर सकते हैं। इवन हम लोग तो क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स है ना, उनको सामने सामने रख देते हैं, तो शेयर कर सकते हैं। ओके, डोंट ऑल पीपीई व्हेन एंटरिंग रूम, जब भी कमरे में एंटर करना है पीपीई लगानी है। द डोर्स टू द रूम मे बी लेफ्ट ओपन, नो स्पेशल एयर हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड। ओके, ड्रॉपलेट में क्योंकि इतना दूर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं वो लोग, यू नो, द ड्रॉपलेट विल नॉट ट्रैवल दैट लॉन्ग। ट्रांसपोर्ट क्लाइंट व्हेन नेसेसरी, शुड वियर अ सर्जिकल मास्क आउटसाइड द रूम। तो गाइस जब भी क्लाइंट को आप बाहर लेके जाओ, बार बार ये बात आ रही है, सर्जिकल मास्क, सर्जिकल मास्क, सर्जिकल मास्क। कीप अदर क्लाइंट्स एंड विजिटर 3 फीट अवे फ्रॉम द रूम, क्योंकि इसका 3 फीट के बाद वो ड्रॉप्स नीचे गिर जाएंगी और वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वहीं पे सर्वाइव करेंगे, इफेक्ट कर सकते हैं अगर क्लोज आएगा कोई तो। तीसरा जो ट्रांसमिशन है दैट इज कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन हमारा तीसरा ट्रांसमिशन आता है। इस ट्रांसमिशन के 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, डायरेक्ट with the help of like needle stick, not with the help of, sorry, because of needle stick injury, just like that। indirect में क्या है, utensils, कपड़े, furniture, anything, कुछ भी object, the transfer of infectious agent through contaminated object or person, for mites for example, clothes, utensils, furniture, etc.
तो डिसीजेस क्या है यहाँ पे, एक होती है शीवर्स और एक होती है ग्रेस, पर आप नॉर्मल याद करो, ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। मर्सा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफाइलोकोकस ऑरिसिस, हर्ब सिम्प्लेक्स, इन्फेक्टेड वुंड्स, क्या मिमोनिक्स। नेक्स्ट वी हैव VRE, enteric pathogens, RSV and scabies. Guys, what is VRE? It's vancomycin resistance enterococci. Okay. Next we have हमारे पास, आपको तो मालूम होगा सिंस्टिशियल वायरस होता है RSV। एंटेरिक पैथोजेंस की बात करूं तो जो GI सिस्टम के पैथोजेंस हैं जो कि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन कर सकते हैं, जैसे कि आपका जिरैडिएसिस, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस A and E, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाई, एशेरिशिया कोलाई, श्रिगेला, साल्मोनेला। अब यहाँ पे आपने बाकी तो सब सुने होंगे, पर जिरैडिएसिस शायद हो सकता है थोड़ा सा अनअवेयर हो। तो गाइस इसका जो दूसरा नाम होता है दैट इज वीवर फीवर। ओके, वीवर फीवर कॉज्ड बाय फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जैड्रिया इंटेस्टाइनलिस। इसको हम जी लैम्बिलिया भी बोलते हैं, जी लैम्बिलिया, क्योंकि इंटेस्टाइन के में इफेक्ट करता है ये। इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इंजेक्शन ऑफ इन्फेक्शंस। ओके, इसमें होगा क्या, वही सेम, स्टमक में दर्द होगा, ब्लॉटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, एंड वाटरी डायरिया, ये सब देखने को मिलेगा। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं हम लोग, सेम प्राइवेट रूम और रूम विद अदर क्लाइंट्स विद द सेम इन्फेक्शन, ग्लव्स, गाउन, मास्क, आईज प्रोटेक्शन व्हेन एंटरिंग द रूम टू बी रिमूव्ड बिफोर लीविंग द रूम। Hand hygiene we perform immediately afterwards. Hand hygiene. Care should be taken not to touch any potentially contaminated surfaces, क्योंकि contact precautions fomites से spread होते हैं, तो आप चीजों को ऐसे ही नहीं उठा सकते हो क्योंकि वो चीजों से ही स्प्रेड हो रहे हैं। ड्रॉपलेट वाले 3 फीट के बाद नहीं है बट पहले हैं, तो प्रिकॉशंस देने फेस वाले। कॉन्टैक्ट में कुछ भी फोमाइट हो सकता है, नीडल स्टिक हो सकती है, तो यहाँ ध्यान रखना है, टच के ऊपर बात हो रही है। Dedicated equipments that remain in the room, for example single patient use BP cuff, दूसरे के पास नहीं लेके जाना, such kind of things, तो प्लीज दिमाग में रखने पॉइंट्स। Disposable of infectious dressing material into single and non porous bag without touching the outside of the bag, वरना बाहर वाला हिस्सा बहुत लोग टच करेंगे तो उनको भी हो सकता है। Transport only when essential and use contact precautions, तो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो only when essential और use contact precautions। Contact precautions क्या है, private room with the same problem, you can share the patient, glove, mask, everything, hand hygiene, do not touch potentially contaminated surfaces and dedicated equipments and disposable of the infectious dressing, ये सारे आपने ध्यान रख नहीं पाते। ओके, अगला और हमारा जो लास्ट पॉइंट आता है इसी इन्फेक्शन के इर्द गिर्द सेफ्टी के दौरान, दैट इज इनोकुलेशन इंजरीज। इनोकुलेशन क्या होता है कि कोई एक एक स्लाइड है, उस स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया आपने ग्रो कर रखे हुए हैं, अब वो बैक्टीरिया जो ग्रो हो रखे हैं उसके लिए कुछ पर्टिकुलर चाहिए ना मीडियम, दैट मीडियम इज इनोकुलेशन। ओके, सो मीडियम सुटेबल फॉर इट्स ग्रो, तो ऐसा अब मीडियम कौन सा हो सकता है, ब्लड हो सकता है जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा है, स्लाइवा हो सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर का हिस्सा, कुछ भी इनोकुलेशन मटेरियल कुछ भी हो सकता है। तो इनोकुलेशन इंजरीज, ओके, सो इनोकुलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड बाय शार्प, by blood, high risk fluid splashing onto the broken skin, कटी हुई स्किन के साथ जहाँ पे बहुत आराम से बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, म्यूकस मेम्ब्रेन माउथ में, नोज में, आईज में, तो कहीं पे भी जहाँ बहुत आसानी से बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, दैट इज इनोकुलेशन। और इंजरीज क्या, ऐसी प्रकार की इंजरीज जो इनोकुलेशन को लीड कर रही है। ओके, हाई रिस्क फ्लूइड कौन कौन से होते हैं गाइस, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसमें भी ग्लूकोज पाया जाता है और पेशेंट को दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन ग्रो कर सकता है। पेरिटोनल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल, साइनोवियल, एमनोटिक एंड सीमेंस, हर प्रकार के फ्लूइड्स ओके ग्रो कर सकते हैं, इनोकुलेशन इंजरीज की वजह से वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। कैसे प्रिवेंट करें, डू नॉट रिकैप द यूज नीडल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल जाएगा एनक्लेक्स में, साफ साफ बोला गया कि कभी भी रिकैपिंग नहीं करनी होती है। बी फैमिलियर विद द लोकल प्रोटोकॉल्स ऑफ द हॉस्पिटल डिस्पोजेबल, जो जो उनके डिस्पोजेबल्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं कि रेड में क्या डालना है, येलो में सिक्रीशंस डालने होते हैं, पेशेंट मतलब बॉडी टच्ड एनीथिंग, बॉडी टच्ड मटेरियल शुड बी इन येलो, एनीथिंग व्हिच इज टच्ड विद बॉडी फ्लूइड्स, चाहे वो ब्लड है चाहे वो कुछ भी है। एम्प्टी प्लास्टिक, एम्प्टी बैग्स इन रेड, ऑल द प्लास्टिक, ऑल द एम्प्टी थिंग्स इन द रेड। और क्या होता है हमारे पास,
ट्रांसपेरेंट जिसमें हम शार्प डालते हैं, लेंसेट भी डाल सकते हैं उसके अंदर जितना भी शार्प होता है हमारा, राइट। ग्रीन में हम लोग जो भी हमारा ड्राई कुछ भी ग्रीन नॉर्मल जो स्टफ होता है वो हम डाल सकते हैं। साइटोटॉक्सिक्स अलग होते हैं जिनमें मेडिकेशन डिस्कार्ड कर सकते हैं, तो हम शार्प में ही मेडिसिन को डालते हैं ताकि कोई वहां से निकाल ना सके। ओके, डू नॉट बेंड और ब्रेक द नीडल्स और डिसेंबल देम आफ्टर यूज। ओके, डू नॉट पास शार्प डायरेक्टली टू द हैंड, टू हैंड किसी को नहीं देना क्योंकि उससे इनोकुलेशन इंजरी हो सकती है। डिस्कार्ड ऑल यूज शार्प्स इनटू द शार्प कंटेनर एट द पॉइंट ऑफ यूज इमीडिएटली। डू नॉट फिल शार्प बिन अबव द मार्क। तो एक मार्क होती है हमेशा साइटोटॉक्सिक, जो हमारा जो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट जो गार्बेज बिन, नॉट बिन, इट्स लाइक अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स, उसमें एक मार्किंग होती है कि इतना ही आप भर सकते हो, इससे ऊपर नहीं भरना है उसको, तो वहां तक लेके जाना होता है। शार्प बिन इन यूज शुड बी पोजिशन एट हाइट दैट एनेबल सेफ डिस्पोजल बाय द मेंबर ऑफ द स्टाफ एंड सिक्योर टू अवॉइड स्पिलिंग और स्पिलेज। और राइट, और क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, वही ग्लव्स डालिए किसी भी सिचुएशन में। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा है कि आप ब्लड बैग काट रहे हो, आईवी फ्लूइड्स काट रहे हो, तो आप ग्लव्स डाल सकते हैं। ऑलवेज कवर एनी कट्स एंड एब्रेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे तो आईसीयू का प्रोटोकॉल था, अगर गलती से किसी को नीडल स्टिक इंजरी हुई है या कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको उसी वक्त टाइगाडार्म लगाना है वहाँ पे, उसी वक्त पहले अच्छे से पानी और सोप और वाटर से क्लीन करके, रनिंग वाटर में क्लीन वाटर से क्लीन करके, देन प्लास्टिक रैप अप करना है टाइगाडार्म, ताकि वो जो बैक्टीरियाज हैं बाहर से अंदर इनोकुलेशन इंजरी के बाद ही करना होता है ताकि कोई बैक्टीरिया ग्रो ना कर जाए हाथ में। सो ऑलवेज कवर द कट्स एब्रेशंस पर्टिकुलरली ऑन द हैंड्स with a waterproof dressing while at work. Wear gloves if hands are particularly affected. Wear facial protection consisting of mask and goggles on face shield in any situation that may lead to splash of blood. Clear up any body spillage promptly and disinfect the area. So now guys, let's see the management, that is the last point of our inoculation injuries. Let the wound bleed to wash out any foreign material that has been introduced. डू नॉट स्क्वीज द वुंड, ऐसा ऐसा पिचकाना नहीं होता उसको, ऐसा ऐसा पिचकाना नहीं, क्योंकि उससे फोर्स हो सकता है, वो बाइस जो है वो टिश्यूज के अंदर एंटर कर सकता है। वॉश एनी वुंड विद सोप एंड वाटर। वॉश आउट स्प्लैशेस टू म्यूकस मेम्ब्रेन आईज, ऐसा करके पानी फेंक के स्प्लैश करना होता है ताकि क्लीन कर सको आप अपनी आंखों को, हर चीज को क्लीन वाटर से। कवर एनी वुंड विद द वाटर प्रूफ ड्रेसिंग, जैसे कि टेगाडार्म। इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, रिपोर्ट द इंजरी एज सुन एज पॉसिबल टू द मैनेजर, इंचार्ज को हम इन्फॉर्म करते हैं। फॉलो एनी इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए। कोऑपरेट विद एनी एक्शन टू टेस्ट योरसेल्फ और पेशेंट फॉर इन्फेक्शन विद ब्लड बोर्नी वायरस, बट डू नॉट ऑब्टेन ब्लड कंसेंट फॉर टेस्टिंग from the patients yourself. This should be done by someone not involved in the incident. Complete report to of the incident according to the local protocols. So जो भी protocols है फॉलो कीजिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अपना हाथ धोना है, क्लीन वाटर से क्लीन करना है, सोप एंड वाटर से क्लीन करना है, प्लास्टिक रैप अप करना है ताकि पेशेंट जो वो स्प्रेड ना कर सके। ओके गाइस, आई होप इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट। तो मैं आप लोगों को एक अलग से बता देती हूँ थोड़ा सा। ओके, सो गाइस हम इसे यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं बिकॉज वी आर डन विद द इन्फेक्शन सेफ्टी